Hello students, I am CS Shweta and today is our first session of secretarial audit in professional program, right? So secretarial audit and professional program in CS is a very important subject. Reason behind प्रोफेशनल प्रोग्राम में वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके बहुत ही ज़्यादा आपके करियर ओरिएंटेड है, करियर में आगे काम आने वाले हैं. And secretarial audit is one major work which is performed by a practicing company secretary, right? तो अगर आप ये यहाँ पे देखोगे स्टडी मटेरियल, आपका स्टडी मटेरियल है प्रोफेशनल प्रोग्राम का जो अभी एप्लीकेबल है टिल June 22, right? So if we go further, you have secretarial audit as paper number 4 in module 2 in professional program. तो ये तो हम सबको पता है कि हमारा जो secretarial audit है वो module 2 में professional program में paper number 4 है. उसके बाद आज जो हम बात करने वाले हैं वो बेसिकली हम बात करने वाले हैं about how many chapters we have. हर एक चैप्टर का secretarial audit से क्या क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे जुड़े हुए हैं, राइट? तो अगर आप यहाँ देखेंगे, सबसे पहली चीज आपका जो पूरा सब्जेक्ट है दैट इज डिवाइडेड टू टू पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 is compliance management and part 2 is secretarial audit and due diligence. So compliance management is 40 marks and audit and DD is of 60 marks. So अगर मैं आपसे वैसे बात करूं कि ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है तो इसमें क्या मतलब है, तो कंप्लायंस मैनेजमेंट में सारी हम बातें करने वाले हैं कंप्लायंसेस के बारे में, ठीक है? और सेक्रेटरियल ऑडिट क्या होता है? सेक्रेटरियल ऑडिट होता है कंप्लायंसेस को चेक करना, ठीक है ना? तो कंप्लायंस मैनेजमेंट में हम बात करने वाले हैं कि कंपनी सेक्रेटरी को कैसे इंश्योर करनी होती है कंपनी में कंप्लायंसेस. और पार्ट बी में हम बात करने वाले हैं कि जो प्रैक्टिसिंग सीएस आता है ऑडिट करने, वो किस तरीके से अपनी ऑडिट कंडक्ट करता है. सो पार्ट ए एंड पार्ट बी. अब कहीं ना कहीं ये चीज ना जो पार्ट ए है ना कंप्लायंस मैनेजमेंट, जैसे मेरे पास दो कंपनी सेक्रेटरीज हैं, कंपनी सेक्रेटरी ए, कंपनी सेक्रेटरी बी. कंपनी सेक्रेटरी ए इज अ वर्किंग प्रोफेशनल इन अ कंपनी और कंपनी सेक्रेटरी बी जो है वो एक प्रैक्टिसिंग सीएस है. तो जो ये पार्ट 1 है ना कंप्लायंस मैनेजमेंट, वो कहीं ना कहीं कंपनी सेक्रेटरी ए से इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है. और पार्ट 2 जो सेक्रेटरियल ऑडिट एंड डीडी है वो कंपनी सेक्रेटरी बी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? अब क्या है, अभी हम जो पार्ट 1 में बात करेंगे उसमें सब कुछ कंप्लायंस मैनेजमेंट है, कैसे कंप्लायंस होती है, कैसे उनको मैनेज करा जाता है, राइट? अब देखिए एक बार, sorry, I just wanted to check that everything is in line. Anyway, सो कंप्लायंस मैनेजमेंट. अच्छा, यहाँ कंप्लायंस मैनेजमेंट के बारे में इंट्रो भी यही दिया हुआ है कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एक कंपनी सेक्रेटरी की कंपनी के अंदर वो होती है टू इंश्योर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्लायंस फ्रेमवर्क, ठीक है? तो अब जैसे मैं कंपनी सेक्रेटरी कंपनी में जॉब करती हूँ तो मेरा एक काम है कंप्लायंसेस मैनेजमेंट करना. कैसे कंप्लायंस होने चाहिए, कौन से कंप्लायंसेस होने चाहिए, क्या क्या कंप्लायंसेस हैं कंपनी के अंदर, कैसे उनको मैनेज करना है, कैसे सबको पूरा करना है ऑन टाइम, ये बहुत जरूरी है कंपनी सेक्रेटरी के लिए. और जो प्रैक्टिसिंग सीएस है वो जब आके चेक करता है आपके बारे में, दैट इज सेक्रेटरियल ऑडिट, राइट? तो पार्ट 1 के बारे में बताया गया, पार्ट 2 के बारे में बताया गया. सेक्शन 204, जब भी सेक्रेटरियल ऑडिट के बारे में बात आती है तो हमें कौन सा सेक्शन याद होना चाहिए? सेक्शन 204 कंपनीज एक्ट 2013 प्लस एक और चीज याद होनी चाहिए, प्लस रूल 9. यहाँ पे आगे नहीं दिया हुआ, मतलब चैप्टर में दिया हुआ है रूल 9 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014 जो है उसका रूल 9 हमें याद होना चाहिए, ऑडिट से रिलेटेड है, और सेक्शन 204. तो ये तो हमने अभी तक दो बातें समझी हैं कि पहली है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट्स में डिवाइडेड हमारा पूरा सब्जेक्ट सेक्रेटरियल ऑडिट एंड डीडी. पार्ट 1 है कंप्लायंस मैनेजमेंट विच इज 60 मार्क्स एंड पार्ट बी है सेक्रेटरियल ऑडिट विच इज 40 मार्क्स. अगेन सब सॉरी मैंने शायद उल्टा बोल दिया, तभी मैं चेक भी कर दी. कंप्लायंस मैनेजमेंट इज 40 मार्क्स और सेक्रेटरियल ऑडिट इज 60 मार्क्स, ठीक है? और मैं आपको बता दूं 40 मार्क्स का बहुत ज्यादा स्कोरिंग है हमारे एग्जाम के लिए. चलिए
तो आगे पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो कौन कौन से लीगल फ्रेमवर्क हम इसमें कवर करने वाले हैं वो यहाँ पे ऐड दिए हुए हैं। ठीक है, ये तो मॉड्यूल के हिसाब से था। सो मॉड्यूल में आपको यही बता रहा है कि पार्ट 1 पार्ट 2 आपके 2 पार्ट्स हैं इस पूरे सब्जेक्ट में। कंप्लायंस मैनेजमेंट जो 40 मार्क्स का है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं? कंप्लायंस फ्रेमवर्क, compliances, documentation, search and status, KYC and signing and certification and segment wise role of CS। उसके बाद सेक्रेटरियल ऑडिट। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको यही बताती हूँ, कंप्लायंस मैनेजमेंट का मतलब हमें पता है कंप्लायंसेस को मैनेज करना। अब आप बोलोगे मैम कंप्लायंसेस को भी मैनेज करना पड़ता है, तो आंसर इज यस। अब आप बोलोगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों? अगर हमें ये लॉ फॉलो करना है, ये कंप्लायंस करनी है, ठीक है हम कंप्लायंस कर लेंगे। व्हाट इज कंप्लायंस मैनेजमेंट? व्हाट इज दिस वर्ड मैनेजमेंट? मैनेजमेंट के बारे में अगर हम इंडिविजुअली सोचे तो हमने मैनेजमेंट सब्जेक्ट में ना बिजनेस स्टडीज में बहुत पढ़ा है, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, ये वो ये। तो कंप्लायंस मैनेजमेंट क्या होता है? एज अ कंपनी सेक्रेटरी हमें कंप्लायंसेस के बारे में बताया जाता है, सिखाया जाता है राइट फ्रॉम द एट योर फर्स्ट लेवल फाउंडेशन विच इज नाउ CSWT। CSWT लेवल से हमें सिखाया जाता है कंप्लायंसेस हमारे लिए बहुत जरूरी है, कंप्लायंसेस करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बट अभी कंप्लायंस मैनेजमेंट क्या होता है? देखो, अब जैसे आप एक कंपनी सेक्रेटरी हो और एक कंपनी में जॉब कर रहे हो। वो कंपनी है, सपोज एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चर करती है ये पेन, टच पेन। दिस इज नॉट अ नॉर्मल पेन, दिस इज अ टच पेन विच इज यूज नाउअडेज ऑन टू कनेक्ट विद द लैपटॉप। तो एक नॉर्मल डिजिटल पेन, मतलब ये है टच पेन है, ये बनाती है आपकी कंपनी। अब उस कंपनी पे कौन कौन से कानून लग रहे हैं, उन अलग अलग कानून में कौन कौन सा कितने लॉज हैं जो फॉलो कराने हैं आपको अपनी कंपनी में, वो सारे कंप्लायंसेस होने चाहिए। मैनेजमेंट मतलब आपको मैनेजमेंट से चलना है कि कौन से महीने में, कौन से क्वार्टर में और कौन से साल में कितनी बार क्या क्या चीजें फाइल करनी है, और उसी को क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी है, ये सब मैनेजमेंट आप करेंगे। ठीक है ना? तो कंप्लायंस मैनेजमेंट मतलब अपने कंप्लायंसेस को टाइमली मैनेज, प्लान और ऑर्गेनाइज करना, अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्टिंग और स्टाफिंग और कंट्रोलिंग भी करना, इसलिए मैनेजमेंट। चैप्टर के बारे में अगर बात करी जाए तो फर्स्ट चैप्टर है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क अगर मैं आपको बताऊं, मैं एक प्रैक्टिसिंग CS हूँ और मेरे पास कोई कंपनी आती है, सपोज आप मेरी एक क्लाइंट है और आपकी कंपनी, और आप मुझे बोलें कि मैडम हमें ना एक कंप्लायंस फ्रेमवर्क बना दो। हमारी कंपनी में ना कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत तो नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं है अपॉइंट करना, बट हमारी कंपनी में कुछ कुछ कानून है जो फॉलो करने हैं, तो हमें कंप्लायंस फ्रेमवर्क बना दो। तो फ्रेमवर्क में मैं उनको बना के दूंगी कैलेंडर, चार्ट, कैलेंडर, ये सब चीजें बना के दूंगी जिससे वो अपनी कंप्लायंसेस को ट्रैक कर सके। अच्छा, एक कोट था जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इफ यू थिंक compliances आर एक्सपेंसिव, जो ज्यादातर कंपनी सोचती होंगी अरे क्या है ROC से ये फाइल करो, ये फॉर्म भरो, कंपनी सेक्रेटरी को रखा हुआ है, हम प्रैक्टिसिंग CS से भी फॉर्म भरवाते हैं बड़ी बार, उसको भी फीस देते हैं, तो कितनी कंप्लायंसेस कितनी एक्सपेंसिव होती है? इफ यू थिंक कंप्लायंसेस आर एक्सपेंसिव, ये नीचे रह गया, ट्राई नॉन कंप्लायंस, ट्राई इट, ट्राई नॉन कंप्लायंस। कभी भी एज अ CS अगर तुम्हें कोई बोले ना दैट कंप्लायंसेस आर वेरी एक्सपेंसिव, उनको ये बोलो इफ यू थिंक कंप्लायंस आर एक्सपेंसिव, ट्राई नॉन कंप्लायंस, ट्राई वंस। वो बोलेगा क्या हो जाएगा उससे? तो एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपको तो पता है कि क्या हो जाएगा उससे, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं नॉन कंप्लायंसेस के। आपको क्या, अच्छा आप सोचिए, मुझे बताइए। अच्छा, अगर कोई बच्चा लाइव है तो मुझे बता सकता है लिखकर, बताइए क्या क्या नुकसान होंगे नॉन कंप्लायंस के। एक तो भाई पेनल्टी, बहुत भारी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। ठीक है, दूसरा रेप्यूटेशन, ये एक ऐसा नॉन मॉनेटरी नुकसान है ना
जो दिख सुनाई तो दे रहा है कि नॉन मॉनेटरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। अगर आज मुझे पता चले कि रिलायंस में ना लॉ फॉलो नहीं करा, उन पे पेनल्टी लग गई, देखो 2 मिनट में तुम अपना पैसा वापस निकाल लोगे लॉस रिलायंस से या उस कंपनी से जहां तुम्हें पता चले कि ये कंपनी ने नॉन कंप्लायंस करी है लॉ की। सो यू विल टेक नो टाइम एंड यू विल विड्रॉ योर मनी फ्रॉम दैट कंपनी। सो उस कंपनी को चाहते ना चाहते हुए भी कितना मॉनेटरी नुकसान हो जाएगा, उसके इन्वेस्टर्स का भरोसा टूट जाएगा, उनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, फाइन पेनल्टी जो लगेगी अथॉरिटी से वो अलग। सो ये नॉन कंप्लायंस जितना तुम्हें लग रहा है ना कि कुछ नहीं होता, पेनल्टी पे कर देंगे, इतना नुकसानदायक हो सकता है आपकी कंपनी के लिए जो आप सोच भी नहीं सकते। एक व्हाई डू यू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी? व्हाई द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड? बिकॉज कंपनी इज अ ऑर्गेनाइजेशन जो दूसरों के पैसे से चलती है। अगर आपकी इस नॉन कंप्लायंस के चक्कर में आपके इन्वेस्टर्स, आपके शेयर होल्डर्स अपना पैसा वापस विड्रॉ कर लें, तो आप बताइए आपको कहाँ से इन्वेस्टमेंट मिलेगी? सो नॉन कंप्लायंसेस को लाइटली लेना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट दिस, दैट हाउ टू मैनेज योर कंप्लायंसेस। ठीक है ना? तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क बना के मैं उनको दूंगी अपने क्लाइंट को, जिसमें मैं उनको बताऊंगी क्या क्या एप्लीकेबल लॉज हैं, क्या क्या रूल्स हैं, उनको बना के दूंगी फ्रेमवर्क, और रिपोर्टिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए किस किस कंप्लायंसेस के लिए। ये होता है फ्रेमवर्क कि आपकी कंपनी पे इतना लॉ लग रहा है, इतना ये लॉ ये डिपार्टमेंट फॉलो कराएगा, उसके लिए ये मिस्टर ए, मिस्टर एक्स, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर जे, ये सब रिस्पॉन्सिबल होंगे। यू अंडरस्टैंड? दिस इज फ्रेमवर्क, a complete framework how to comply with laws and rules and regulations। ठीक है ना? तो ये है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। उसके बाद क्या क्या कंप्लायंसेस होती हैं कंपनीज में, वो है पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, लिस्टेड है, स्मॉल है, ओपीसी है, सेक्शन 8 है, हर किसी पे अलग अलग कंप्लायंसेस हैं। ठीक है? कुछ होती है जो एनुअली होती है, कुछ होती है जो इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस होती है, कुछ होती है जो एक्टिविटी वाइज, जैसे सपोज मेरी कंपनी किसी को टर्नओवर, किसी दूसरी कंपनी को टर्नओवर कर रही है, तो टर्नओवर के क्या क्या कंप्लायंसेस हैं वो तो सिर्फ मैं ही फॉलो करूंगी ना, आप थोड़ी ना फॉलो करेंगे। जब आपकी कंपनी में ये एक्टिविटी हो ही नहीं रही तो आपके लिए कंप्लायंसेस तो काम की नहीं है। सेक्टर वाइज, सर्विस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग है, ई कॉमर्स है, माइनिंग, इंफ्रा, क्या सेक्टर में आप हो उस हिसाब से कंप्लायंसेस। इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंप्लायंसेस होती हैं कुछ कुछ, कुछ स्टेट कंप्लायंसेस होती हैं, कुछ लोकल एरिया के लॉज होते हैं उसकी कंप्लायंसेस होते हैं। तो कंप्लायंसेस की कोई लिमिट नहीं है, कंप्लायंसेस बहुत सारे होते हैं डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ कंपनी, एक्टिविटी ऑफ कंपनी, सेगमेंट ऑफ कंपनी, सेक्टर ऑफ कंपनी, लॉट ऑफ थिंग्स, इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है ना? तो कंप्लायंसेस बहुत तरीके की होती है, वो हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 में। तीसरा चैप्टर है डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कंप्लायंस आपने करी है, उसकी क्या डॉक्यूमेंटेशन है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करे हैं तो कहाँ है, किसके पास कस्टडी है रिकॉर्ड्स की, फिजिकल रिकॉर्ड्स हैं या ई रिकॉर्ड्स हैं, उनको कैसे मेंटेन आपने किया हुआ है, वो सब। अगला चैप्टर है कंप्लायंस मैनेजमेंट में सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट। सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट क्या होता है? अब जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक बैंक की मैनेजर हूँ, ठीक है ना, और मुझे आपकी आपकी कंपनी ने मेरे बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया, ठीक है। अब कंपनी है तो कोई 10-20 लाख रुपए तो लोन लेगी नहीं, कंपनी तो करोड़ में लोन लेती है, ठीक है ना। तो आपकी कंपनी ने मेरे बैंक में लोन के लिए अप्लाई करा है ऑफ फॉर रुपीज 20 करोड़, ठीक है। कितने के लिए? 20 करोड़ के लिए, बहुत बड़ा अमाउंट है। अब मैं बैंक की मैनेजर हूँ, अगर मैं ये लोन सैंक्शन कर दूं, कर भी सकती हूँ, तो उसके लिए मुझे काफी क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। आपके एसेट्स, आपके आपके जितने भी मे बी ऑलरेडी लोन चल रहे हैं वो देखने पड़ेंगे, आपने कितने क्रेडिट्स लिए हुए हैं, आपके किस किस एसेट पे क्या क्या चार्ज है वो देखना पड़ेगा, और मुझे देखना पड़ेगा कि आपके लायबिलिटीज कितने हैं, सब देखना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं आपको लोन ग्रांट करूंगी। अब इतना बड़ा अमाउंट है, अब बीइंग अ बैंक मैं तो कुछ चीजें ही आपकी सर्च कर सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे कुछ और एस्पेक्ट देखना है आपकी कंपनी के बारे में, देन आई कैन हायर अ प्रैक्टिसिंग सीएस। प्रैक्टिसिंग सीएस जो ये सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बनाएगा और मुझे सबमिट करेगा। ये प्रैक्टिसिंग सीएस जो है
ये अपने लेवल पे, मतलब जैसे एक प्रैक्टिसिंग सीएस को नॉलेज होती है, वो उस हिसाब से आपकी कंपनी में सर्च करेगा कुछ चीजें, और आपकी कंपनी का क्या करंट स्टेटस चल रहा है, सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट तैयार करके मुझे देगा। ठीक है ना? मुझे क्यों चाहिए ये रिपोर्ट? क्योंकि आपने मेरी कंपनी में लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, सॉरी मेरे बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, और आपको लोन ग्रांट करने से पहले मैं आपकी कंपनी के बारे में कुछ चीजें जानना चाहती हूँ, जिसके लिए मैंने पीसीएस को हायर किया। ठीक है ना? तो ये पीसीएस सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बनाएगा। अब आप कहोगे मैम सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट, कंप्लायंस मैनेजमेंट, क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है कि अगर आप अपने कंप्लायंसेस को मैनेज करके चलते हो, कंप्लायंसेस को टाइमली करते हो, तो आपकी जो रिपोर्ट है वो बहुत ही अच्छी तैयार होगी, और कल को अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको अच्छा लोन मिल जाएगा विदाउट एनी हैसल। इसलिए बोल रहे कंप्लायंस मैनेजमेंट का बहुत फायदा है। ठीक है ना? अभी शायद कुछ देर पहले आपको लग रहा होगा कि कंप्लायंस ठीक है ना, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, फाइन भर देंगे। लेकिन जब मैंने पिक्चर क्लियर करी कि नहीं भाई, फाइन से कुछ नहीं होता, रेपुटेशन लॉस होता है, इन्वेस्टर अपना पैसा ले लेंगे, शेयर होल्डर बैकआउट हो जाएंगे, तब आपको घंटी बजी। हाँ, मतलब थोड़े से 10-20 हजार 50 हजार बचाने के चक्कर में हमने कितने करोड़ों का नुकसान कर दिया। ठीक है ना? तो इसलिए सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट, ये रिपोर्ट आपकी कंपनी में कल, अपनी कंपनी के लिए कल को बनती है, तो ये रिपोर्ट कितनी अच्छी होती है या कितनी आपके अगेंस्ट जाती है, ये डिपेंड करता है आपने कैसे कंप्लायंसेस को मैनेज किया है। उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है केवाईसी, कैरिंग आउट केवाईसी ऑफ डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, क्लाइंट। नो योर कस्टमर, जो अभी तक हमें पता है केवाईसी इज नो योर कस्टमर। तो यहाँ पे केवाईसी कह रहे हैं, केवाईसी में जब भी कोई प्रैक्टिसिंग सीएस अपने क्लाइंट की ऑडिट करने जाता है, तो आपको वहां नो योर क्लाइंट भी पता होना चाहिए अपनी उस क्लाइंट के पास ऑडिट करने से पहले। जैसे आपकी कंपनी की मुझे ऑडिट मिली, मैं बड़ी खुश, बट ठीक है, खुशी से पहले हमें केवाईसी करना भी जरूरी है, अपने क्लाइंट के बारे में जानना जरूरी है। तो उस रिस्पेक्ट में ये चैप्टर। साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन में जैसे आपको पता है कि हमारे प्रैक्टिसिंग सीएस का मेन काम क्या होता है, साइनिंग करना एंड सर्टिफाई करना। एंड साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, पूरे चैप्टर में वी आर टॉक अबाउट कि कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस किन किन चीजों को, किन किन फॉर्म्स को वेरीफाई करता है। सेगमेंट वाइज रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, तो कंपनी सेक्रेटरीज के क्या क्या रोल्स हैं, ये चैप्टर आपको इतना इजी लगेगा। चैप्टर नंबर 7 कंपनी सेक्रेटरी इन, मतलब रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, आपको कहीं ना कहीं अपने फर्स्ट स्टेज फाउंडेशन या सीएसडब्ल्यूटी की याद आ जाएगी। ठीक है? तो सेगमेंट वाइज रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इज ऑल अबाउट फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज। तो ये कंप्लायंस मैनेजमेंट पार्ट 1 में जितने भी चैप्टर्स हैं, दे आर क्वाइट इजी एंड अंडरस्टैंडेबल एंड स्कोरिंग एज वेल, राइट? कमिंग टू पार्ट 2, सेक्रेटरियल ऑडिट एंड डीडी। देखिए वैसे तो ना पिछले सिलेबस में ना डीडी यूज्ड टू बी अ पार्ट। अभी अगर आप यहाँ देखोगे तो डीडी के लास्ट के 2 चैप्टर हैं, डीडी 1 एंड डीडी 2। ठीक है? तो सबसे पहले तो सेक्रेटरियल ऑडिट एंड डीडी में अगर हम बात करें पार्ट 2 में, इसमें जो 8th चैप्टर है, मतलब इस पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर या पूरे सब्जेक्ट का 8th चैप्टर, उसमें वी आर टॉक अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, कितने टाइप की ऑडिट होती हैं उनके बारे में छोटा छोटा हम लोग पढ़ेंगे। सोशल ऑडिट, एनवायरमेंटल ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट, हर चीज, सारे ऑडिट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। उसके बाद आपका 9th चैप्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज गोइंग टू टॉक अबाउट सेक्रेटरियल ऑडिट क्या होता है। तो असली जो सेक्रेटरियल ऑडिट है वो चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट होगा, वेयर यू विल गेट टू नो अबाउट सेक्रेटरियल ऑडिट क्या होता है, कौन कराता है, कैसे कराता है, कौन एलिजिबल होता है, किस कंपनी के लिए कंपल्सरी है, और एलिजिबल कौन सा प्रोफेशनल होता है। ठीक है ना? तो सेक्रेटरियल ऑडिट इज अबाउट कॉन्सेप्ट। उसके बाद है इंटरनल ऑडिट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट। सो यहाँ अगर आप देखोगे इंटरनल ऑडिट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट में वी गोना टॉक अबाउट इंटरनल ऑडिट क्या होता है, उसके क्या क्या टेक्निक्स हैं, कैसे इंटरनल ऑडिट करते हैं, कौन कराता है, तो वो सब हम बात करेंगे इंटरनल ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट में। तो ये स्मॉल चैप्टर है और अच्छा चैप्टर है। कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ अदर ऑडिट्स, ये कहीं ना कहीं चैप्टर 8 से काफी लिंक्ड है, मतलब समझ लो
ये जो चैप्टर 8 है ना, चैप्टर 8 ये सिर्फ आपको छोटा छोटा बताता है अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट, और चैप्टर 11 इसकी इलैबोरेशन बताते हैं, ठीक है ना। ऑडिट एंगेजमेंट, ट्रस्ट मी बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये भी, मेरे को तो सब कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ऑडिट में, एंड बिलीव मी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है भी। तो ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है कि आपकी कंपनी और मैं ऑडिटर, हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कि मैं आपकी कंपनी की ऑडिट करूंगी, दिस इज ऑडिट एंगेजमेंट। अब चैप्टर खत्म की बहुत डिटेल है कि ऑडिट एंगेजमेंट किसके बीच में होता है, क्या होता है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, तो बहुत सारा डिटेल में अबाउट ऑडिट एंगेजमेंट। उसके बाद है ऑडिट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो ऑडिट करते समय किन किन प्रिंसिपल्स और किन किन टेक्निक्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आप कल को प्रैक्टिसिंग सीएस बनते हैं और किसी कंपनी में ऑडिट करने जाते हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं जो यूज करने होते हैं। ऑडिट प्रोसेस, तो ऑडिट भी एक प्रोसेस है। अब आपको क्या लगा था अभी तक, जितना ऑडिट आपने पढ़ा था या कहीं से सुना था किसी से, आपको पता था ऑडिट क्या होता है, प्रैक्टिसिंग सीएस होते हैं, वो जाते हैं कंपनी में, चेक करते हैं, 2 चार पन्ने इधर उधर करते हैं एंड हो गई ऑडिट। नहीं, इट इज अ प्रोसेस। अब आप बोलोगे क्या प्रोसेस है इसमें, तो प्रोसेस में हम जैसे अपने ऑफिस में बैठते हैं, ठीक है ना, वी हैव आवर इंटर्न्स, वी हैव ट्रेनीज, वी हैव अदर कंपनी सेक्रेटरीज विद अस, सो वी प्रिपेयर अ टीम कि कौन क्या चीज जाके चेक करेगा कंपनी में। वर्किंग पेपर्स तैयार होते हैं, फिर कंक्लूजन होता है, डिस्कशंस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, फिर जाके रिपोर्ट तैयार होती है। सो इट्स अ बिग प्रोसेस। उसके बाद जब ऑडिट हो जाती है तो ओपिनियन और रिपोर्टिंग बनाई जाती है, ठीक है ना। तो रिपोर्टिंग करी जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑडिट का, क्योंकि पूरा जो ताम झाम करा जाता है ऑडिट का, वो किस लिए करा जाता है, लास्ट में रिपोर्ट तैयार करने के लिए, ठीक है ना। तो ये रिपोर्ट क्या होने वाली है, फेवर में बनेगी या नहीं बनेगी कंपनी के, ये सब कौन तय करेगा, रिपोर्टिंग। उसके बाद चैप्टर नंबर 16 इज अबाउट सेक्रेटरियल ऑडिट। अब आप कहोगे मैम ये ऊपर भी एक चैप्टर आया था, चैप्टर नंबर 9 सेक्रेटरियल ऑडिट, नीचे भी एक चैप्टर आया, लगता है गलती से छप गया होगा 2 बार। तो ऐसा नहीं है, सेक्रेटरियल ऑडिट ऊपर आया, ऊपर बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा है और नीचे बता रहा है कि सेक्रेटरियल ऑडिट क्यों करी जाती है, क्या क्या रिलेशन है इसका नॉन कंप्लायंस से, क्या होता है ऑडिट, क्यों बनी थी ऑडिट, अगर नहीं करते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है हमें। तो ये सब हम बातें चैप्टर 16 में करेंगे। 17 में करेंगे हम क्वालिटी रिव्यू। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। प्रैक्टिसिंग सीएस का क्वालिटी रिव्यू करा जाता है। अब जैसे ना देखो, अब कितनी एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, देखो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है ना, ऐसे ऐसे दिखता है ना जैसे खिड़की, मतलब यू अंडरस्टैंड, बिग बिग बिल्डिंग्स, कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है और हम इतने सारे सीएस हैं, प्रैक्टिसिंग सीएस, जो कहीं ना कहीं इन कंपनीज की ऑडिट करते हैं। अगर हम में से, मतलब आउट ऑफ 100%, अगर 40% लोग भी गलत ऑडिट करते हैं तो क्या होगा। मतलब अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, अगर 100% में से 40% प्रैक्टिसिंग सीएस ठीक से ऑडिट नहीं करते, ठीक से सेक्रेटरियल ऑडिट नहीं करते, तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा बताओ। ये जो कंपनीज हैं ये फ्रॉड करती चलती जाएंगी, इनमें एरर्स की डिटेक्शन कभी होगी ही नहीं, इनमें नॉन कंप्लायंसेस चलता ही रहेगा, ये शेयर होल्डर्स को धोखा देती ही रहेंगी, इनके अब धोखा कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो ये 40% प्रैक्टिसिंग सीएस नुकसान दे सकते हैं इस पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड को। इनफैक्ट 40 क्यों, 10% प्रैक्टिसिंग सीएस भी अगर ठीक से ध्यान ना देना अगर ऑडिट करते समय, तो बहुत नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए ये क्वालिटी रिव्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पीयर रिव्यू, पीयर पीयर समझते हैं, फ्रेंड्स, वैसे पीयर को तो बोलते हैं फ्रेंड्स इंग्लिश में जनरली पीयर। मैं प्रैक्टिसिंग सीएस, आप प्रैक्टिसिंग सीएस, मैं सीनियर हूँ, आप थोड़े अभी बने हो नए नए, तो मैं आपका पीयर रिव्यू करने आ रही हूँ। पीयर रिव्यू मतलब कि आप ठीक से काम कर रहे हो ना, क्या पता आपको तो लग रहा है आप ठीक से कर रहे हो पर शायद आप ठीक से नहीं कर रहे हो, तो उसका रिव्यू करने मैं आ रही हूँ आपके फर्म में। दिस इज पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू कराना, वेरी इंटरेस्टिंग। एथिक्स, प्रोफेशनल कंडक्ट क्या होता है,
पीसीएस का वो बात करेंगे। अभी कुछ कुछ टॉपिक सुन के तो लग रहा होगा यार बड़ा इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है, हमें भी जानना है क्या होता है पीयर रिव्यू, क्या होता है ये रिव्यू बोर्ड, ये एथिक्स, प्रोफेशनल कंडक्ट, कैसे ऑडिट होती है, इसमें क्या प्रोसेस होता है, रिपोर्ट कैसे तैयार होती है, बहुत चीजों के बारे में बात करेंगे। सेक्रेटरियल ऑडिट ना यूज टू बी अ वर्ड फॉर यू। हाँ, ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट जो प्रैक्टिसिंग सीएस कराते हैं। बट इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे सब्जेक्ट में सॉरी, आप बात करने वाले हो बहुत ही डिटेलिंग में। यू नो व्हेन आई यूज्ड टू टीच द फर्स्ट स्टेज ऑफ सीएस, आई यूज्ड टू टेल देम कि ये जो आप अभी एक टॉपिक पढ़ रहे हो ना सेक्रेटरियल ऑडिट, ये पूरी किताब है प्रोफेशनल में। एग्जी में तो ज्यादा हमने सेक्रेटरियल ऑडिट पढ़ा ही नहीं, कहीं ना कहीं आई थिंक रोल में पढ़ा है। पीसीएस का रोल होता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट, तो उसमें भी हमने बहुत डिटेल तो बात नहीं करी है। तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही फ्रेश होने वाला है, ये सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा न्यू और फ्रेश होने वाला है, राइट? तो यहाँ देखिए, आई एम जस्ट चेकिंग, तो अभी किसी का मैसेज नहीं आया। यस, तो मैं वही चेक कर रही थी किसी का मैसेज तो नहीं आया, इनके शायद मैंने स्किप कर दिया। तो स्टूडेंट्स, दिस इज योर लाइव स्ट्रीम प्लस योर रिकॉर्डिंग ऑल्सो, सो यू कैन इवन आस्क मी क्वेश्चंस। अगर आपको नहीं होता तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो आई वांट टू चेक कि कोई बच्चे ने कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा अभी तक। पता चले मैं पढ़ाती जा रही हूँ और बेचारे बच्चे। चलिए, तो यहाँ पे हमने वैल्यू ऑफ एथिक्स, प्रोफेशनल कंडक्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बेसिक एथिक्स के बारे में बात करेंगे कि प्रैक्टिसिंग सीएस हो या एक कंपनी सेक्रेटरी वर्किंग इन अ कंपनी, उनके क्या क्या प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं व्हेन दे वर्क, व्हेन दे प्रैक्टिस देयर प्रोफेशन। ठीक है ना? अब चैप्टर नंबर 19 एंड 20 इज योर ड्यू डिलिजेंस। सो सबसे पहले तो ड्यू डिलिजेंस होता क्या है? ड्यू डिलिजेंस इज टू चेक, इज टू वेरीफाई, इज टू प्रिपेयर अ चेकलिस्ट कि आपकी कंपनी में क्या क्या चीजें हैं जो कंप्लाई करने वाली है। तो जो चेकलिस्ट होती है उसको एक तरह से बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस, राइट? तो ये ड्यू डिलिजेंस भी बहुत डिटेल में होने वाला है। इसमें और सेक्रेटरियल ऑडिट में क्या डिफरेंस होता है, सेक्रेटरियल ऑडिट और कंप्लायंस मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है, तो बेसिक बेसिक पॉइंट्स, बेसिक बेसिक डिफरेंसेस के बारे में भी हम बात करेंगे, जो आपको क्लैरिटी देगा कि छोटे छोटे जो टर्म्स आप पढ़ते हो उन सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, राइट? तो ये ड्यू डिलिजेंस लास्ट के दो पार्ट्स हैं। लेट मी टेल यू, जो चैप्टर नंबर 20 इट्स ऑल अबाउट पेनल्टीज, कि अगर आप नहीं करते हो तो क्या क्या पेनल्टीज आप अट्रैक्ट करोगे कंपनी में। एंड 19 चैप्टर इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस एंड व्हाट आर द ड्यू डिलिजेंस वी नीड टू फॉलो, राइट? एंड टाइप्स ऑफ डीडी। So this is all about your syllabus from chapter number 1 to 20. So coming to your chapter number 1, compliance framework. तो जैसे यहाँ पे भी आपके स्टडी मटेरियल में भी पूरा आपको हर एक चैप्टर के बारे में छोटे छोटे नोट्स बताए हुए हैं कि हर चैप्टर में क्या क्या है और क्यों ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है बीइंग अ प्रोफेशनल, राइट? सो मुझसे आई थिंक लास्ट सेशन में भी किसी ने पूछा था कि हाउ इज दिस सब्जेक्ट। तो जैसे मैंने अभी पहले भी बताया, दिस सब्जेक्ट इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग, ठीक है? और सब्जेक्ट की सबसे अच्छी बात क्या है वो भी मैं आपको भी बताती हूँ। कितने सारे कंटेंट्स हैं देखो। यस, दिस इज योर फर्स्ट लेसन, कंप्लायंस फ्रेमवर्क। अच्छा, अब सबसे अच्छी बात जो मैं आपको इस सब्जेक्ट के बारे में बता रही थी वो ये है कि एक तो ये सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा फ्रेश है, ठीक है ना? अगर आप बाकी सब्जेक्ट जो पढ़ोगे, जैसे आपने सीआर पढ़ा या आपने टैक्स पढ़ा, उसमें आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कहीं ना कहीं आपने एग्जी स्टेज में पढ़े, ठीक है? तो लगेगा हाँ हम दोबारा ये पढ़ रहे हैं, लेकिन ये पूरा सब्जेक्ट बहुत ही फ्रेश सब्जेक्ट है आपके लिए, आपने पहले कभी नहीं पढ़ा और इतनी डिटेल में तो कभी भी नहीं पढ़ा। कंप्लायंस फ्रेमवर्क, मैनेजमेंट, चार्ट्स, कैलेंडर्स, ये सब आपने नहीं सुना पहले कभी, राइट? तो ये पूरा सब्जेक्ट जो है आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रेश सब्जेक्ट है। दूसरी चीज, ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, ठीक है ना? अब आप पूछोगे क्यों मैम ये स्कोरिंग क्यों है, ठीक है ना? अब जैसे आपका आरसीडी एनसीआर है, आपका
बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं आपके फाइनल में, उनमें कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेंगी। जैसे आप लोगों ने पिछले साल एग्जीक्यूटिव में बहुत सारी चीज़ें लर्न करी हैं और फिर लिखी हैं, फ्रेम करे हैं, तो आपकी जो जार्गन होता है टेक्निकल लैंग्वेज, तो जार्गन को आपको स्टिक करना पड़ता था। जब भी आप एग्जाम देने जाते थे आपको कुछ चीज़ें होती थी जो माइंड में बिल्कुल आपको टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करने ही पड़ते थे, उसके बिना मार्क्स नहीं एग्जामिनर देता। लेकिन इस पूरे सब्जेक्ट में ये जो आपका सेक्रेटरियल ऑडिट है, इसमें ये स्कोरिंग इसलिए बिकॉज यू कैन यूज योर ओन लैंग्वेज। कहीं ना कहीं द टॉपिक्स आर वेरी जनरल, वेरी वेरी जनरल। जैसे मैं अभी पूछ लूँ कि आप एज ए CS आप में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो आप बोलोगे मैम हम ट्रस्टवर्दी होने चाहिए। कल को अगर हम प्रैक्टिसिंग CS है तो अपने क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन हम डिस्क्लोज ना करें, कॉन्फिडेंशियल रखें, हमें ऑनेस्टी होनी चाहिए, ठीक है ना, हम किसी से ब्राइब ना लें, हम किसी के साथ गलत ना करें, हमारे हमारे प्रोफेशनल कंडक्ट में पोलाइटनेस होनी चाहिए। बड़ी सारी चीज़ें जो जनरली आप मुझे बता दोगे। तो इतने सारे ऐसे टॉपिक्स हैं इसमें जिसमें आप कहीं ना कहीं जनरल चीज़ें भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। बट हाँ, ये इतनी जनरल नहीं है कि आप खुद ही पढ़ के कर लोगे, यू नीड माई गाइडेंस। लेकिन ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो आप अच्छे से आंसर लिख सकते हो एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद आपका जो तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, वो है कि ये सॉरी टॉपिक्स आर इजी। लैंग्वेज अपनी लिख सकते हो, टॉपिक्स बहुत इजी है और बहुत ही फ्रेश है आपके लिए सब्जेक्ट। तो ये तीनों चीज़ें सब्जेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आई एम 100% श्योर कि सब्जेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। और हमारा टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या होने वाला है कि हम लोग स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे, ठीक है। आज मैं आपको कुछ टॉपिक स्टडी मटेरियल से कराऊंगी कंप्लायंस फ्रेमवर्क के। नेक्स्ट सेशन से हम लोग नोट्स से पढ़ेंगे, तो आप लोग को जो भी नोट्स से मैं पढ़ाऊंगी प्लस जब वो चैप्टर खत्म होगा तो हम लोग स्टडी मटेरियल से भी एक पूरी नजर मारेंगे कि हमारा कोई टॉपिक नहीं छूटना चाहिए, हर एक टॉपिक हमने इनकॉर्पोरेट करा है अपने नोट्स में। उसके बाद आफ्टर एवरी 2 चैप्टर्स योर टेस्ट विल बी कंडक्टेड, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर 2 चैप्टर के बाद आपका टेस्ट होगा जो बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना टेस्ट के एक तो आपको भी सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, दूसरा मुझे भी सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। और अगर आपने ये चीज फॉलो कर ली हर 2 चैप्टर के बाद बिल्कुल सिंसियरली अगर आपने टेस्ट दे दिया, तो ये आपको जितना भी आप पढ़ते रहेंगे वो कंपाइल नहीं होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा मुसीबत हमारे साथ क्या होती है कि हम पढ़ लेते हैं, हमें समझ भी आ जाता है, हम सुन भी लेते हैं, हम क्लास भी ले लेते हैं, बट जब तक हम अपने आप को टेस्ट नहीं करेंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि हमें समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। वो तो बस पढ़ते चलते जाओगे और 20 चैप्टर्स तक 4 महीने बीत जाएंगे और 4 महीने के एंड में तुम्हें फर्स्ट चैप्टर ही नहीं याद होगा। तो इसलिए हमें टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट अगर मैं भी लथार्जिक हो जाऊँ टेस्ट लेने में तो आपको मुझे पोक करते रहना कि मैम टेस्ट है, राइट। सो आफ्टर एवरी 2 चैप्टर वी नीड टू कंडक्ट अ टेस्ट। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट चैप्टर नाउ, कंप्लायंस फ्रेमवर्क। चलिए, कंप्लायंस फ्रेमवर्क। कंप्लायंस फ्रेमवर्क जैसे वर्ड आपको समझ में आ रहा है कि इसमें क्या क्या बातें हम करने वाले हैं। तो अबाउट इन दिस चैप्टर वी टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन, कंप्लायंस फ्रेमवर्क होता क्या है, इसमें कंप्लायंस चार्ट कैसे बनाते हैं, कंप्लायंस चार्ट में क्या क्या कंटेंट्स आते हैं, CS का क्या रोल है कंप्लायंस चार्ट बनाने में। अच्छा एक बात बताओ, CS के अलावा कोई कंप्लायंस चार्ट बना सकता है कोई और प्रोफेशनल? आंसर इज मे बी बना सकता है, बट सबसे अच्छा कंप्लायंस चार्ट सिर्फ और सिर्फ CS ही बना सकता है, इसलिए आंसर नो है। तो इसलिए सबसे अच्छा कंप्लायंस चार्ट कौन क्रिएट कर सकता है? ओनली कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी सेक्रेटरी का क्या क्या रोल है वो बात करेंगे हम। कंप्लायंस रिस्क क्या होते हैं, मतलब इन केस यू डू नॉन कंप्लायंस तो उसके क्या क्या रिस्क आपको भुगतने पड़ सकते हैं। वही वाला मेरा टर्म याद रखना, इफ कंप्लायंसेस आर एक्सपेंसिव ट्राई नॉन कंप्लायंस, ठीक है। तो ट्रेनिंग इम्प्लीमेंटेशन में हम बात करेंगे अबाउट व्हाट आर द ट्रेनिंग्स आर गिवन टू स्टाफ विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंसेस। कंप्लायंस ऑडिट करते रहना बहुत जरूरी है। अब कहीं ना कहीं
कंप्लायंस ऑडिट कहोगे, अभी तो सब्जेक्ट का नाम सेक्रेटरियल ऑडिट था, ये कंप्लायंस ऑडिट कहाँ से आ गई, ये कौन सा नया टर्म है, हमने तो कभी नहीं सुना इसके बारे में। सो बेसिकली ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट मीन्स टू चेक, सो टू चेक whether you are complying with the respective rules or not, that is compliance audit. And secretarial audit is a broader term, वो बड़ा टर्म है। सेक्रेटरियल ऑडिट होता है जब कोई बाहर का प्रोफेशनल आके हमारी कंपनी में ऑडिट करता है, और कंप्लायंस ऑडिट होता है जब हम खुद अपने ही कंप्लायंसेस को चेक करते हैं कि हमने कुछ छोड़ तो नहीं दिया, हमने कोई जानबूझ के नहीं, पर जाने में कुछ नॉन कंप्लायंस तो नहीं कर दिया। सेक्रेटरियल ऑडिट एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट क्या होता है, उनमें क्या डिफरेंस है, वो बात करेंगे हम। तो पूरे पूरे कंप्लायंस मैनेजमेंट में कंपनी सेक्रेटरी का क्या रोल है, तो वो हम बात करेंगे। सो इस पूरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस फ्रेमवर्क। सो यहाँ पे कंप्लायंस फ्रेमवर्क के बारे में अगर बात करी जाए, तो जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि फ्रेमवर्क होता क्या है। फ्रेमवर्क बेसिकली होता है एक, जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि मुझे एक नई कंपनी खोलनी है, ठीक है, मुझे अभी नहीं, मुझे कंपनी खोलनी है, ठीक है, इसका मुझे एक फ्रेमवर्क बना के दीजिए कि कंपनी में कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, कौन से डिपार्टमेंट का क्या काम होने वाला है, मैं कैसे आगे प्रोसीड करूं, मुझे एक फ्रेमवर्क तैयार करके दीजिए। तो आप बड़ी सारी चीज़ें बनाओगे, आप मेरे लिए चार्ट्स बनाओगे, मेरे लिए स्केड्यूल्स बनाओगे, मेरे लिए टेबल्स बनाओगे, पूरा मुझे ऑर्गेनाइज करके एक मिनी मॉडल दोगे रिटन फॉर्मेट में कि मैम ये चीज़ें हैं जो आपके कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के काम आएंगी, क्या क्या लीगल चीज़ें हैं, क्या क्या मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब आप मुझे एक प्रॉपर बना के देंगे। सो फ्रेमवर्क इज nothing, but framework is basically an organized structure as to how to what are the different types of compliances are। एक organized structure है जिसमें ये बताया जाता है कि कितने टाइप की compliances हैं, कौन सी कब फॉलो करनी है, कौन जिम्मेदार होगा कौन सी compliances के लिए। अच्छा, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। अब जैसे एक पर्टिकुलर compliances है जो मिनिस्ट्री से रिलेटेड है या आरओसी से रिलेटेड है, उसके लिए मिस्टर ए जिम्मेदार है। तो कल को अगर आरओसी का कोई फॉर्म छूट जाएगा और नहीं फाइल होगा, तो मैं तो किसको पकड़ूंगी? मिस्टर ए को। और अगर मैं ऐसी अकाउंटेबिलिटी या अगर मैं किसी को साइन ही ना करूं एक पर्टिकुलर कंप्लायंसेस, तो मैं फिर किसको किसको जवाबदारी लूंगी, किसको आंसरेबल करूं? इसलिए पूरे कंप्लायंस फ्रेमवर्क में एक तो डिफरेंट कंप्लायंसेस होती हैं, ठीक है, और कौन सी कंप्लायंस के लिए कौन जिम्मेदार है वो भी फ्रेमवर्क में ही लिखा होता है। और बहुत जरूरी है ऐसा करना। नहीं जरूरी तो सब एक दूसरे पे इल्जाम लगाएंगे, वो स्कूल की तरह नहीं होता, मैम इसने किया, मैम इसने किया, मैम इसने, मैम इसने, तो मैम तो होता रहेगा, लेकिन आरओसी तो नहीं सुनेगा ना, ये तुम्हारा स्कूल तो नहीं है, राइट। अब ये इसने किया उसने किया तो कॉर्पोरेट में नहीं कर सकते हो ना। तो ये जो इल्जाम लगाने वाली चीजें होती हैं, ये सिर्फ स्कूल तक ही होती हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट में यू नीड टू बी अकाउंटेबल फॉर एवरी वर्क असाइन टू यू। तो कंप्लायंसेस किसको असाइन करी गई हैं वो भी फ्रेमवर्क में ही मेंशन करा जाएगा, ठीक है। तो नोट्स में तो मैं आपको थोड़ा कॉम्पैक्ट तरीके से दूंगी नेक्स्ट सेशन में, लेकिन आज मैं चाहती हूँ पूरा टॉपिक मैं आपको ये पूरा पैराग्राफ अच्छे से एक एक लाइन समझाऊं, ताकि आपको एटलीस्ट कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्लियर हो जाए कि क्या होता है। Compliance with laws and regulation must be an integral part of any corporate strategy. Yes, that we know that being a company secretary हमसे ज़्यादा अच्छे से कौन जानता है कि compliance बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है corporates के लिए। अच्छा, ये आज तक भी ना बहुत सारे कॉर्पोरेट ही समझते नहीं है। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स को लगता है कि कंप्लायंसेस करना इज जस्ट अ ड्यूटी। हाँ ठीक है, ये ड्यूटी है, आपको लॉज फॉलो करने हैं, ये तो हर किसी की ड्यूटी है, पर लॉज फॉलो करने के पीछे भी बहुत बड़े बड़े रीजंस होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि नॉन कंप्लायंस करने के बहुत ही भयंकर आपको डिसएडवांटेजेस और आपको हैसल्स फेस करने पड़ सकते हैं, राइट। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट मस्ट रिकॉग्नाइज द स्कोप एंड इम्प्लीकेशन ऑफ एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन। तो कह रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबसे पहले बहुत ही जरूरी है कि वो इंपॉर्टेंस जाने कि लॉज को फॉलो करने के पीछे क्या क्या फायदे हैं। They must establish a compliance management system as a supporting system of risk management system as it reduces compliance risk to a great extent. अच्छा, एक बात बताइए, रिस्क किस चीज में नहीं होता? मैन्युफैक्चरिंग में रिस्क है, मार्केटिंग में रिस्क है, सेल्स में रिस्क है, तो रिस्क तो हर जगह है। आप रिस्क को कॉम्बैट कैसे कर सकते हो? मतलब कॉम्बैट मतलब कम कैसे कर सकते हो? खत्म तो नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं उनके रिस्क को हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन कम कर सकते हैं।
तो यहाँ कह रहे हैं आपकी कंपनी में जो भी रिस्क मैनेजमेंट हो रहा है वैसे ही आपको उसी के अंडर कंप्लायंस मैनेजमेंट जोड़ देना चाहिए। क्यों? रिस्क बहुत तरीके के होते हैं कंपनी में। एक रिस्क होता है जो कंप्लायंस से भी जुड़ा होता है ना? अभी हमने बात करी थी ना, मॉनेटरी रिस्क भी होता है, नॉन मॉनेटरी रिस्क भी होता है। नॉन मॉनेटरी में तो इमेज खराब हो जाती है आपकी अगर आप नॉन कंप्लायंस करते हैं तो, ठीक है ना? तो यहाँ आपको कह रहे हैं कि अगर आपको अपनी कंपनी में रिस्क मैनेजमेंट करके चलना है तो कहीं ना कहीं आपको उसी के अंडर कंप्लायंसेस भी मैनेज करने पड़ेंगे। देखिए, बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी हम सारे रिस्क के बारे में तो बात नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ कंप्लायंस मैनेजमेंट से रिलेटेड बात कर सकते हैं। नॉन कंप्लायंस से जितने भी जुड़े हुए रिस्क हैं हम उनके बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि हम सीएस हैं। हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू या मार्केटिंग या सेल्स या प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर सकते। Being a company secretary, we can only talk about the risk associated with compliances. So as you can see, it reduces compliance risk to a great extent. तो compliance management करके चलते हैं तो compliance risk जो है वो काफी कम हो जाते हैं. To ensure effective approach to compliance, the participation of senior management in development and maintenance of compliance program is very important. अब डेफिनेट बात है, अगर एक कंपनी में टॉप मैनेजमेंट जो सीनियर मैनेजमेंट होगी अगर वही बढ़ाएंगे नहीं कंप्लायंस मैनेजमेंट को तो फिर लोअर लेवल पे क्या क्या कंप्लायंसेस होंगे। अच्छा, ये जो वर्ड है ना मैनेजमेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कंप्लायंस तो हम सबको पता है, हम जब से सीएस का फॉर्म भरा है सबसे पहले हमने जब भर्ती हुए थे आईसीएस में तब से सुन रहे हैं कंप्लायंसेस। We are compliance officer. Our work is to make the company comply with all the rules and regulations. So we are we fully understand the word compliance. But what is this management? अच्छा, मैनेजमेंट ना हमने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था, प्लान, ऑर्गेनाइज, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, है ना? ये कुछ पढ़े थे हमने मैनेजमेंट। तो इसमें कंप्लायंस को प्लान करना पड़ता है। यस, हमें प्लान करना पड़ता है कौन से कंप्लायंस कब करेंगे। हमें ऑर्गेनाइज भी करना पड़ता है। यस, वी नीड रिसोर्सेस। हमें कौन सा स्टाफ चाहिए कंप्लायंस कराने के लिए, क्या क्या चीजें चाहिए, कौन कौन से फॉर्म भरवाने हैं, वी नीड टू ऑर्गेनाइज। डायरेक्शन भी देनी पड़ती है किसी को। यस, स्टाफ को डायरेक्शन देनी पड़ती है, कौन से स्टाफ को क्या कंप्लायंस करना है। स्टाफिंग, उसके लिए प्रॉपर स्टाफ भी रखना पड़ता है। अच्छा सॉरी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग होता है। पहले स्टाफिंग फिर डायरेक्टिंग। चलो ठीक है, मैनेजमेंट की क्लास नहीं, सेक्रेटरी ऑडिट है। तो स्टाफिंग करना पड़ता है, स्टाफ को डायरेक्शन भी देनी पड़ती है और फिर उन पर नजर भी रखनी पड़ती है कि उन्होंने कंप्लायंसेस करी है या नहीं करी है, तो कंट्रोलिंग भी है। तो इन शॉर्ट, we have to plan, organize, staff, direct, and control with respect to compliances. That is the reason this chapter is compliance management, right? They should review the effectiveness of compliance management system at periodic levels so as to ensure that it remains updated and relevant in terms of modification, changes in regulatory regime, including act, rules, regulations, etc. and business environment. तो बेसिकली आपको कह रहे हैं कि आपको अपने कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम में एक अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम रखना चाहिए कंप्लायंस से रिलेटेड भी, ताकि आप उस पर हमेशा नजर रख सके। अब हमें क्या नजर रखनी है? हमने एक बार कंप्लायंस मैनेजमेंट बना लिया, सबको काम अलॉट कर दिया, मिस्टर ए तुम ये काम करोगे, मिस्टर बी तुम ये कंप्लायंसेस करोगे, मिस्टर सी, मिस्टर डी, बस हमारा काम खत्म। अब क्या करना है हमें? हमें इस पर नजर भी रखनी है, हमें अपडेटेड भी रखना है अपने कंप्लायंस मैनेजमेंट को। अब अपडेशन की क्या जरूरत है? ये कोई ऐप है? नहीं, अपडेशन की इसलिए जरूरत है क्योंकि हमारे एक्ट, रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस, इनमें जो भी चेंजेस आते हैं, अब ये जो मैंने मिस्टर एबीसीडी को 6 महीने पहले इंस्ट्रक्शन दी थी, अगर 3 महीने बाद कोई नया लॉ आ गया तो क्या ये इंस्ट्रक्शन चेंज नहीं होंगे अब? और अगर आपने एक प्रॉपर कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है अपनी कंपनी में, तो ये जो भी चेंजेस आते रहते हैं, चाहे वो रूल्स में हो, लॉज में हो, एक्ट में चेंज हो, आपको उन चेंजेस को अप्लाई करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी फॉर्म्ड अ कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम इन योर कंपनी। सो इन दैट, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल एक बात बताओ, अगर एक स्कूल में क्लासरूम मतलब डिवाइड नहीं करा, फर्स्ट सेशन, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ, कोई बच्चा एडमिशन ले रहा तो उसको पता है उसको कौन से स्टैंडर्ड में जाना है? नहीं पता, वो ऐसे कुछ भी पढ़ने लग जाएगा।
कोई प्रॉपर सिस्टम होता है तभी तो आप उसमें किसी को भर्ती करते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे ही कोई चेंज अगर एक्ट में आता है, उसको अगर इनकॉर्पोरेट करना है हमें अपने सिस्टम, अपनी कंपनी में, तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम होगा तो अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, कोई भी नया कानून कोई होगा तो, राइट। A compliance management system manages the entire compliance process। तो हमारी कंपनी में जितना भी compliance related process है, compliances क्या क्या होती है, कौन करेगा, कैसे करेगा, तो compliance management system अगर है तो अच्छे से manage हो जाती है compliances। It includes a compliance program, compliance reporting, compliance audit, etc। तो compliance management system का मतलब है कि इस system के तहत आप compliances देखते भी हैं, उनको divide भी करते हैं, उनकी reporting भी करते हैं और उनको बार बार check भी करते हैं। The compliance program consists of the policies and procedures which guide and adherence of the applicable laws। Adherence means to follow the applicable laws and regulations। तो compliance program में क्या होता है, policies and procedure होते हैं कि compliances को कैसे कैसे, कौन कैसे, कब और क्या follow करेगा। Whereas the compliance audit क्या होता है, वो तो independent testing है, ठीक है ना। तो program होता है follow करना, कैसे follow करेंगे वो हम compliances को। कंप्लायंस ऑडिट होता है चेक करना कि क्या हमने सारी कंप्लायंसेस फॉलो कर ली, यस और नो। Corporate compliance management involves full process of research and analysis as well as investigation evaluation। तो यहाँ कह रहे हैं कॉर्पोरेट कंप्लायंस मैनेजमेंट में क्या होता है, पूरा प्रोसेस है विद रिस्पेक्ट टू रिसर्च एनालिसिस एज वेल एज इन्वेस्टिगेशन वैल्यूएशन। तो ये कंप्लायंस मैनेजमेंट इज नथिंग बट evaluating, investigating about your own company, that with respect to your company, what are the different compliances जो आपकी कंपनी को फॉलो करने हैं। Such an exercise is undertaken in order to determine the potential issues and get realistic view about how the entity is performing and how it is likely to perform in future। तो आप जो अपने कंपनी को खुद जानते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी कंपनी मार्केट पोजीशन में कहाँ है और आगे कहां तक जा सकती है। कंपनी सेक्रेटरी विद कोर कॉम्पिटेंस एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन सीसीएम, कॉर्पोरेट कंप्लायंस मैनेजमेंट। अब कह रहे हैं देखो वैसे तो हर कंपनी सेक्रेटरी इस चीज में एक्सपर्ट होते हैं, किसी भी कंपनी में कल को आप जॉब करते हो वहां पे कंप्लायंस मैनेजमेंट तो आपका मेन काम होने ही वाला है, लेकिन वो कंपनी सेक्रेटरी जो जिसकी कोर कॉम्पिटेंसी मतलब एक मेजर स्पेशलाइजेशन है कॉर्पोरेट कंप्लायंस मैनेजमेंट की, उस कंपनी सेक्रेटरी को बेसिकली ये काम सबसे ज्यादा अच्छे से आएगा, कॉर्पोरेट कंप्लायंस मैनेजमेंट करना। कॉर्पोरेट मीन्स व्हाट, कंपनी कंप्लायंस मैनेजमेंट इज टू मैनेज द कंप्लायंसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, राइट। तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क में आपको इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो ये बताएंगे कि क्या है कंप्लायंसेस और कैसे उनको मैनेज किया जाता है। तो इस पूरे जो पार्ट 1 है, पार्ट ए हमारा है क्या, कंप्लायंस मैनेजमेंट। उस कंप्लायंस मैनेजमेंट का जो पहला चैप्टर है वो है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। और फ्रेमवर्क में हम बनाते हैं, अच्छा अगर सपोज मैं आपको एक एक्टिविटी दूं कि ये कंपनी है XYZ, एक लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है और मैन्युफैक्चर करती है टच पेन, और अब आपको इस कंपनी के रिस्पेक्ट में बनाना है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, सबसे पहली चीज क्या करोगे, सबसे पहली चीज आप देखोगे अच्छा ये एक लिस्टेड कंपनी है, ओके तो लिस्टेड कंपनी पे कौन कौन से लॉज लगते हैं विद रिस्पेक्ट टू कंपनीज एक्ट 2013, सेबी LODR। तो ये विद रिस्पेक्ट टू सेबी एंड कंपनी लॉ क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो एक लिस्टेड कंपनी पे लगते हैं। तो लिस्टेड कंपनी के पास कौन कौन सी कंप्लायंसेस है, जो लॉज है जो कंप्लाई करने हैं एक लिस्टेड कंपनी, बीइंग अ लिस्टेड कंपनी। उसके बाद वो एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है तो मैन्युफैक्चरिंग के रिस्पेक्ट में भी बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे लॉज होंगे जो फॉलो करने होंगे उनको, राइट। मैन्युफैक्चरिंग है तो फैक्ट्रीज भी होंगी उनके कंपनी में, उनके कंपनी में फैक्ट्रीज हैं तो एयर पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब एक्ट भी एप्लीकेबल होंगे, राइट। अब आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो वो एक मैन्युफैक्चरिंग और एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी है। कल को अगर आप जॉब स्विच करते हो और किसी प्राइवेट कंपनी में आते हो तो आप वहां पे जब कंपनी सेक्रेटरी की जॉब करोगे तो वहां का कंप्लायंस मैनेजमेंट डिफरेंट होगा। प्राइवेट कंपनी पे जो लॉ लग रहा है जरूरी नहीं है वो पब्लिक कंपनी पे लगे, जो पब्लिक कंपनी पे लॉ लग रहा है वो भी लिस्टेड कंपनी में जरूरी नहीं है वो प्राइवेट कंपनी पे लगे। हर कंपनी के नेचर, टाइप, सेक्टर अलग होते हैं और जिस सेक्टर, नेचर और टाइप की वो कंपनी है उसके हिसाब से उनकी कंप्लायंसेस होती हैं।
तो जो कंप्लायंस मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले तो हमें जानना है कि ऑर्गेनाइजेशन का टाइप क्या है, ठीक है ना। उसके बाद ही तो हम कंप्लायंस मैनेजमेंट कर पाएंगे, कंप्लायंस फ्रेमवर्क बना पाएंगे, राइट। सो उसके बाद है कंप्लायंस फ्रेमवर्क के 3 बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट। पहला कंप्लायंस चार्ट, कंप्लायंस एडवाइजरी, कंप्लायंस स्कोरबोर्ड। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताती हूँ। बहुत सारे बच्चे होते हैं, बोलते हैं कि हमें ना स्टडी मटेरियल पसंद नहीं है, क्या लिखा होता है स्टडी मटेरियल में हमें समझ में नहीं आता। मैं आपको एक बात बताऊं, आई हैव सीन सीए का मॉड्यूल ऑल्सो, सीएस का मॉड्यूल ऑल्सो, सीएमए का मॉड्यूल ऑल्सो। द बेस्ट मॉड्यूल इज सीएस का। अगर आप एक सीए स्टूडेंट या सीएमए स्टूडेंट होते हैं ना, फिर तो आपको बिल्कुल मन नहीं करता है अपना स्टडी मॉड्यूल देखने का, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी आईसीएसआई का जो मॉड्यूल है ना, अब आप बोलोगे मैम आप खुद कंपनी सेक्रेटरी, शायद आपको खुद इसलिए मॉड्यूल पसंद है क्योंकि जब से सीएस में एडमिशन लिया तब से तो सीएस का मॉड्यूल ही देख रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, बीइंग अ टीचर ऑल्सो, इफ आई सी फ्रॉम द टीचर्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो, ICSI module is too comprehensive, I would say too organized, and आई डोंट थिंक दैट, अब जैसे देखिए यहाँ पे कितना अच्छा फॉन्ट फॉर्मेट यूज हुआ है, तो आई डोंट थिंक इट्स, जैसे होता है ना मॉड्यूल में, इट्स टू हॉश पॉश, यू नीड सम नोट्स, यू नीड सम ऑर्गेनाइज थिंग। योर मॉड्यूल इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, बट आई नो एवरी स्टूडेंट वांट्स नोट्स, तो आपको भी नोट्स मिलेंगे, अच्छे नोट्स मिलेंगे, डोंट वरी, राइट। तो आपको भी नोट्स प्रोवाइडेड करे जाएंगे, बट स्टिल मैं चाह रही थी कि मैं फर्स्ट चैप्टर आपको मॉड्यूल से कराऊं। Reason behind that, the first chapter needs a very important, needs proper attention, and module में I don't want to leave a single line. So the first chapter compliance framework will be from study material. तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क के बारे में बात कर रहे थे। फ्रेमवर्क में हम लोग बना के देते हैं कंपनी को कि आपके क्या क्या कंप्लायंसेस होने वाले हैं, उससे रिलेटेड कैसे कंप्लायंसेस को फॉलो करना है, किसको कैसे अकाउंटेबल करना है, वो सब फ्रेमवर्क में होता है। तो फ्रेमवर्क के लिए हमें ये 3 एलिमेंट को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। एज यू कैन सी, हम लोग आज यहाँ तक बात करेंगे इन तीनों के बारे में, कंप्लायंस चार्ट, कंप्लायंस एडवाइजरी एंड कंप्लायंस स्कोरबोर्ड, क्योंकि ये 3 बड़े ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं सब कंप्लायंस फ्रेमवर्क के। Mention of compliance chart. Mention of applicable laws relating to business. Explain how compliance risk mitigation activities are embedded in business process. अच्छा, आज मुझे कोई बोले कि मैं तुम लोगों को बोलूँ कंप्लायंस चार्ट बनाओ, ठीक है। सपोज तुम मेरी कंपनी में जॉब करते हो और एक चार्ट बनाओ, तो सबसे पहले तो ना, अगर किसी को नहीं भी आता होगा ना, वो चार्ट में क्या लिखेगा, सबसे ऊपर लिखेगा मेरी कंपनी का नाम। सपोज मेरी कंपनी का नाम है मूनलाइट, मूनलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ठीक है। अब इस कंपनी के बारे में आपने लिखा, मतलब अब चार्ट बनाने वाले हो, तो आप सबसे पहले तो लिखोगे मेरी कंपनी। अच्छा, क्या लग रही है मेरी कंपनी, किस चीज की लग रही है मेरी कंपनी, क्या लग रही है, मैन्युफैक्चरिंग लग रही है, फूड एग्रोबेस लग रही है, क्या लग रही है। टेक से ही पता चल रहा है कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी है, ठीक है। सपोज मेरी कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है, तो अब मेरी कंपनी पे आईटी लॉज लगेंगे, ठीक है। जितने लॉज है विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर कंपनी, विद रिस्पेक्ट टू आईटी कंपनी, वो सारे टेक्नोलॉजी कंपनीज, वो सारे लॉज लगेंगे। तो आप चार्ट में सबसे पहले तो सारे एप्लीकेबल लॉज लिखोगे, कौन से लॉज कैसे कब कौन फॉलो कराएगा, क्या प्रोसीजर है, वो सब बनाओगे चार्ट में। तो यहाँ कह रहे हैं चार्ट में क्या बना करते हैं आप एप्लीकेबल लॉज के बारे में मेंशन करते हैं कि आपके बिजनेस ऑपरेशन से क्या क्या एप्लीकेबल लॉज हैं जो आपकी कंपनी पे लगेंगे, और उन लॉ से क्या क्या रिस्क जुड़ा हुआ है, उसको कैसे मिटिगेट करा जाए, कैसे कम करा जाए, ठीक है ना। कंप्लायंस एडवाइजरी, मेंशन ऑफ एडवाइस ऑन कंप्लायंसेस ऑफ लॉज, इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंसेस। तो ऑब्वियसली एडवाइजरी में तो हर कंपनी सेक्रेटरी यही एडवाइस करेगा, फ्रेमवर्क में यही मेंशन करेगा कि अगर आप नॉन कंप्लायंस करेंगे तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, कितनी पेनल्टी अट्रैक्ट हो सकती है। स्कोरबोर्ड एक ऐसा टूल है एनालाइज करने के लिए आपकी कंपनी की पोजीशन के बारे में, कि आपकी, अच्छा मॉड्यूल में ये ऑर्गेनाइजेशन की स्पेलिंग गलत है, ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लायंसेस के विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंसेस आपकी कंपनी की क्या पोजीशन है, कि आपकी कंपनी अभी तक कितनी कंप्लायंसेस कर चुकी है, कितनी पीछे है कंप्लायंसेस में, कितनी आगे है कंप्लायंसेस में, वो आपका स्कोर बोर्ड बताएगा।
अच्छा, स्कोरबोर्ड हमारी पोजीशन नहीं बताता क्लासरूम में क्या है। अब जैसे कौन सा बच्चा फर्स्ट आया, सेकंड आया, द स्कोरबोर्ड टेल्स अबाउट दैट विच स्टूडेंट हैज एक्सेल्ड इन द क्लास, विच स्टूडेंट हैज फेल्ड इन द क्लास, वो सबसे लास्ट में आएगा। तो ये स्कोरबोर्ड आपकी भी तो पोजीशन बताता है कंपनी में, वैसे ही कंपनी का कंप्लायंस स्कोरबोर्ड बताता है कि कंपनी की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंसेस। ठीक है ना, अगर हम अभी तक सारी कंप्लायंसेस टाइमली फॉलो करते आए हैं तो हमारा कंप्लायंस स्कोरबोर्ड हाई होगा। जैसे एयरटेल को एक बार अवार्ड भी मिला हुआ है अपने कंप्लायंसेस से रिलेटेड, दे आर द बेस्ट कंप्लायंस कंपनी, नेवर फेल्ड इन एनी कंप्लायंस, राइट? तो द स्कोरबोर्ड टेल्स अबाउट योर पोजीशन with respect to compliances. The corporate compliance framework consists of three key components: compliance chart, compliance advisory and compliance scoreboard. The compliance chart बहुत ही vital part है क्योंकि उस चार्ट के जरिए बहुत ही organized form में आपको पता चलता था कि आपकी कंपनी के ऊपर क्या क्या compliances लगने वाली है. The chart provides an overview of the applicable local, state, central, international laws. अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि कोई कंपनी पे इंटरनेशनल लॉ लग ही रहा होगा, जरूरी नहीं है कि किसी कंपनी में पर्टिकुलर लोकल लॉ लग ही रहा होगा। अगर लग रहा है तो वो कंप्लायंस चार्ट में आएगा। Regulations and standard relating to business operation. The compliance chart also outlines how compliance risk mitigation activities are embedded in business process. तो एक business process में एक particular risk जो जुड़ा होता है compliance, उसको कैसे mitigate करा जाए, कैसे खत्म करा जाए, वो भी चार्ट में mentioned होता है. In other words, how compliance with the laws, regulation and standard is embedded and ensured. The compliance chart help business in meeting its compliance obligation. ये तो हमें पता ही चल रहा है, और चार्ट हम जब बना रहे हैं इतनी मेहनत करके कि ये लॉ लग रहा है, वो लग रहा है, किस खुशी में बना रहे हैं, ताकि हमें पता चले हमारे कंपनी पे क्या क्या कंप्लायंसेस लग रहे हैं और उनको हमें कैसे फॉलो करना है टाइमली. अच्छा, एक वर्ड है जो मुझे हमेशा टाइमली कंप्लायंस से याद आता है. Good corporate governance. Being a company secretary, we need to do good corporate governance. अब corporate governance का मतलब होता है, corporate means a company, right? Governance का मतलब होता है to follow law. मतलब कंपनी में लॉ फॉलो कराना भी गुड या बैड होता है? इसका मतलब क्या है कि कल को अगर आप किसी कंपनी में लॉज फॉलो कर रहे हो, जैसे 31 मार्च लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, आपने भरा 3 अप्रैल विद लेट फीस, तो आपने कंप्लायंस तो करा, बट दिस इज नॉट अ गुड कंप्लायंस. Why? Because here you have crossed the time and you are paying penalty, you are paying fine, and then you are complying with law. So you have complied with law, but this is not a good corporate governance, right? तो यहाँ कह रहे हैं इसलिए कंपनी को चार्ट बनाया जाता है ताकि उनको मदद मिल सके अपनी कंपनी की कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए टुवर्ड्स कस्टमर, रेगुलेटर, शेयर होल्डर, एम्प्लॉयज, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ सेंट्रलाइज्ड कंप्लायंस इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी ऑन अ सिंगल चार्ट. ठीक है ना, तो ये जो चार्ट है ये एक तरह का इंफॉर्मेटिव चार्ट है जो आपकी कंपनी के बारे में बता रहा है कि आपकी कंपनी पे क्या क्या कंप्लायंसेस है. और ये चार्ट किसके लिए हेल्पफुल होगा? मे बी कस्टमर, शेयर होल्डर, आपके इन्वेस्टर्स, आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज, उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ताकि उसी चार्ट में बताया जाएगा आपकी कंपनी के बारे में कि कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल और कौन कौन से आप फॉलो कर रहे हैं. The compliance chart also reflects the key activities and compliance calendar which is to be followed and performed by business unit to manage compliance risk. अच्छा, कैलेंडर क्या होता है? दैट डेट कि हाँ ये कंप्लायंस इस डेट तक होनी चाहिए फॉलो, ये कंप्लायंस इस डेट, इस कंप्लायंस को फॉलो करने के लिए ये लास्ट डेट है, इसको क्रॉस करा तो ये फाइन है, ये रिस्क भी बताया जा रहा है चार्ट में. तो बेसिकली ये जो फाइन पेनल्टीज है एक तरह के रिस्क है एसोसिएटेड विद नॉन कंप्लायंस, राइट? तो इसलिए कंप्लायंस चार्ट में कंप्लायंस कैलेंडर का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही अनिवार्य है. ठीक है, अनिवार्य मीन्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो अभी तक हमने ये जाना कि कंप्लायंस फ्रेमवर्क बेसिकली मीन्स आपकी कंपनी से जुड़े हुए कंप्लायंसेस का एक डिजाइन, एक आउटले. उस आउटले में चार्ट भी होता है, कंप्लायंस एडवाइजरी भी होती है, कंप्लायंस कोड बोर्ड भी होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट तो चार्ट है, क्योंकि चार्ट में ही बताया जाता है कि क्या आपकी कंपनी के क्या क्या कंप्लायंसेस और कैसे कैसे फॉलो कराई जाएंगी, राइट? सो दिस इज कंप्लायंस फ्रेमवर्क. अच्छा, मुझे अब एक बात बताओ, अभी तक जितनी हमने चीजें पढ़ी हैं, जितनी तुमने मुझसे सुनी है,
इसमें कोई भी बहुत टेक्निकल लैंग्वेज या जार्गन वर्ड या बड़ा मुश्किल वर्ड तो नहीं है। अगर आपको कल को एक छोटी सी बात पूछी जाए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंप्लायंस फ्रेमवर्क, या क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ कंप्लायंस फ्रेमवर्क, यू विल बी एबल टू राइट। ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज है, स्टडी मटेरियल की बात हो या मेरे नोट्स की बात हो, कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ टॉपिक स्टडी मटेरियल में कम है, एग्जाम में वो 8 नंबर का आ गया। बच्चों का पता क्या होता है, मैम बुक में तो कंप्लायंस चार्ट की 2 लाइनों का था, वहां 4 मार्क का क्वेश्चन क्यों आया। मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ कि अगर आपको सपोज ये 2 लाइनें दिख रही हैं अभी कंप्लायंस चार्ट के बारे में, और एग्जाम में 4 मार्क्स का आ गया, तो आप बोलोगे तो बहुत ना इंसाफी होगी हमारे साथ। पढ़ाई हमें 2 लाइनें मॉड्यूल में, आपने भी 2 की 1 ही पढ़ाई, 2 ही पढ़ाई, और एग्जाम में 4 मार्क का क्वेश्चन आ गया। हम कहाँ से पैदा करें लाइन्स, हम कहाँ से लिखें। लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर, you are in a professional program of ICSI, you are stepping into corporate world। अभी ये पेपर खत्म होने के बाद आप एक corporate world में आओगे, so you are expected now you're not in a first stage, second stage, this is your last and final stage of becoming a CS, so now you are going to become a company secretary। ठीक है, तो आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट करा जाएगा कि आप अपनी समझ बूझ और अपने इंटेलेक्चुअल लेवल के हिसाब से आंसर लिखेंगे। तो कभी ऐसा रोने वाली सिचुएशन मत ले आना एग्जाम में कि ऐसा कैसे हो गया, हमारे साथ नाइंसाफी हो गई, हमें मार्क्स दो। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको एक चीज सिखाई जा रही है तो उससे रिलेटेड आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सपोज आप कंपनी सेक्रेटरी हैं कंपनी का, और अगर आपको कंप्लायंस चार्ट बनाने को दे दिया जाए कंपनी का, तो आप क्या क्या कंटेंट्स डालेंगे चार्ट में। अब मैम कंटेंट्स तो हमने नहीं पढ़ाया थे, तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, कंप्लायंस चार्ट के बारे में बता रहे हो तो कंप्लायंस चार्ट के रिस्पेक्ट में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। Once you know the meaning of a topic, you can be asked any question। अब बोलेंगे मैम थोड़ी देर पहले तो आप बोल रहे थे बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये तो आपने बड़ी खतरनाक बात बताई है। ये खतरनाक बात नहीं है, ये एक इंटेलेक्चुअल बात है, एंड आई एम हियर टू क्लियर एवरी टर्म ऑफ योर्स इन द सब्जेक्ट। जब मैं सारे टर्म क्लियर कर रही हूँ सब्जेक्ट के, जब मैं सारे पॉइंट्स क्लियर कर रही हूँ, तो फिर आपसे कुछ भी पूछा जाए यू विल बी एबल टू राइट। इनफैक्ट जब आपके चैप्टर खत्म होंगे तो मैं भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी आपसे टेस्ट में, राइट। तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से टेस्ट देना है हर 2 चैप्टर के बाद, ताकि आपकी जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, स्टडी है, जो भी आप सीख रहे हो, वो अपडेटेड रहे। देखिए टेस्ट में मानती हूँ कि बिना टेस्ट के यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर योरसेल्फ कि हमें कितना समझ में आया। अभी तो सब बड़ा अच्छा लग रहा है, हाँ मैम सब समझ में आ रहा है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या होता है, चार्ट क्या होता है, वी आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, but this understanding needs to be tested, and for that purpose after every 2 chapter your test will be conducted। Now question, how the test will be conducted। ठीक है ना। इसका आंसर है कि आपको आपका जो टेस्ट है वो पीडीएफ में स्टाफ द्वारा दिया, मतलब बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज में स्टाफ देगा आपको पीडीएफ, या फिर मैं आपको पीडीएफ दूंगी वाया व्हाट्सएप। ठीक है, और आपको आंसर शीट उस पीडीएफ के देते ही मैं आपका जैसे शेड्यूल करूंगी कि आज आपका 3 से 6 टेस्ट है, या आपका 2 घंटे का टेस्ट है, तो ये जो टेस्ट है आपको ये 2 घंटे में मुझे कंप्लीट करके इतने बजे सबमिट करना है। अब अरे मैम ये तो हम चीटिंग करके कर लेंगे बुक खोल के, ये तो ओपन बुक करेंगे हम लोग। तो ओपन बुक करोगे तो फिर तुम अपने साथ ही चीट करोगे। ठीक है ना। चलो ओपन बुक भी करोगे, एटलीस्ट लिखोगे तो सही, बट आई वुड प्रेफर। अच्छा एक और चीज हो सकती है, मैं जूम पे भी टेस्ट ले सकती हूँ, हम लोग सबके वीडियो ऑन कराकर। आजकल अभी 2020 में तो टेस्ट ऐसे ही हुए, तो मैं भी ऐसे ही ले लूंगी टेस्ट। सो टेस्ट कैसे लेना है वो मैं आपके साथ शेड्यूल कर लूंगी, बट देयर हैज टू बी अ टेस्ट आफ्टर एवरी 2 चैप्टर, एल्स द 3rd चैप्टर विल नॉट बी स्टार्टेड। ओके, पहले 2 चैप्टर्स का टेस्ट होगा, उसके बाद ही 3rd चैप्टर आपका स्टार्ट होगा, राइट। तो आपका दिस इज योर कंप्लायंस फ्रेमवर्क लेसन नंबर 1 अंडर कंप्लायंस मैनेजमेंट। तो अभी तक हमने क्या क्या बातें समझी हैं कि हमारा जो पूरा सेक्रेटरियल ऑडिट है ना, that is divided into 2 part, part 1, part 2।
Part 1 is our compliance management, and part 2 is our secretarial, audit, and DD, right? So compliance management is your सॉरी, मुझे एक्चुअली कंप्लायंस मैनेजमेंट इसलिए इतना पसंद है, मैं 60 मार्क्स कर देती हूँ, 40 मार्क्स, एंड ये सेक्रेटरियल ऑडिट डीडी इज 60 मार्क्स, 40 + 60 100, ठीक है ना? एंड टोटल कितने चैप्टर्स हैं आपके? 20 चैप्टर्स इन दिस सब्जेक्ट। और क्या बात करिए हमने? हम लोग पढ़ेंगे अपने नोट्स में से, हम लोग पढ़ेंगे अपने स्टडी मटेरियल में से, और हम लोग टाइम पे देंगे टेस्ट। ये जो दिख रहा है ना, अगर हमने इतनी चीजें कर ली तो इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए एग्जाम वाले टाइम। अगर ये सारी चीजें हम अच्छे से कर लें, सो वी डोंट नीड एनीथिंग बियॉन्ड दिस, ठीक है ना? और एक और चीज मैंने बड़ी बार बोला है कि बड़े बच्चे, अभी भी कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे मैम टेस्ट है दिसंबर में, लर्न नहीं हो रहा हमें, कुछ कहते मैम याद नहीं रहता हमें। उसकी कोई दवाई नहीं बताऊंगी मैं। वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, स्टडी केयरफुली। जिस शिद्दत और जिस ध्यान से और जितनी समझबूझ से आप मूवी, ओटी एपिसोड्स, सीरीज और अपने दोस्तों की बातें सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं, उतने ही शिद्दत और ध्यान से अगर आप मेरी बातें सुन लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे, तो आपको ये अगले 6 महीने, साल तक नहीं भूलेगा, ठीक है? तो ये जो आपका मेमोरी लॉस सा फीलिंग आती है ना, हमें ना कुछ याद नहीं आ रहा, अभी हम एग्जाम वाले दिन सब भूल जाएंगे, मैम क्या करें, ये क्वेश्चन कभी आएगा नहीं आपके माइंड में, तो आपको सब कुछ याद रहेगा, ठीक है? बस हमें ध्यान से पढ़ना है। और तुमने कितने ध्यान से पढ़े वो मैं टेस्ट कर लूंगी एग्जाम, जब मैं आपका टेस्ट लूंगी। तो मेरे टेस्ट को भी आपको बहुत ज्यादा सीरियसली लेना है, बहुत ही ज्यादा सीरियसली, राइट? एंड एनी डाउट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हाँ मैम ये बताओ, अगर डाउट हुआ तो हम कहाँ जाए? एनी डाउट, you need to WhatsApp me on my number. These are my 2 numbers which you need to WhatsApp me in case of any doubt you have. Okay. So now I would shut the session and I would sign off. In the next session, I will continue from your compliance framework. अच्छा, सिर्फ ये चैप्टर हम लोग कंप्लायंस फ्रेमवर्क स्टडी मटेरियल से करेंगे। अगले चैप्टर से इनफैक्ट कंप्लायंस फ्रेमवर्क के भी मैं आपको नोट्स दूंगी, नोट्स पे भी नजर मार लेंगे हम लोग, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग नोट्स से ही पढ़ेंगे, ठीक है? बट मैं चाह रही थी फर्स्ट चैप्टर हम एक बार मॉड्यूल देख लें ताकि आपको एकदम क्लैरिटी से क्लियर हो जाए that what is your subject is all about. Okay, so see you in the next session. I'm signing off, and you'll get the recording of this class also. Any doubt, please WhatsApp me on my following numbers. Okay, thank you so much.